हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आज जो हम डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। जैसा मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में किया था कि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। एट फर्स्ट हाइड्रोजन ही क्यों, पहले इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। हाइड्रोजन इस वजह से क्योंकि हाइड्रोजन जो था वो एक, आप ये बोल सकते हैं, जो हाइड्रोजन को अगर आप देखेंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ठीक है, अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और इसका जो लाइन स्पेक्ट्रम था वो दिखाना बहुत इजी था, पहली बात। और जैसे आप अगर इससे ज़्यादा के अगर आप दिखाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को दिखाने की कोशिश करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम में, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम बनने लग जाते हैं और मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उनका स्पेक्ट्रम आप इजीली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो देखा गया था वो देखा गया था हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन एक आप बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जिसके वजह से इसके स्पेक्ट्रिकल लाइन दिखाने बहुत इजी थे और इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत इजी था। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट जिस साइंटिस्ट यानी कि रेबर्ग को हम समझेंगे, अभी रेबर्ग ने इसके लिए क्या काम किया था। तो इसके रेबर्ग बार्मर इन्होंने इसमें डिस्कवरी किया, इसके स्पेक्ट्रिकल लाइंस को इसको क्या किया था, इन्वेस्टिगेट किया था। ठीक है ना, तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि एक्चुअल में है क्या। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि अगर जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन को आप समझेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, अब जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो कब आती है, जब हम क्या करेंगे, इसमें किसी टाइप की एनर्जी से प्रोवाइड करेंगे। आपने माना कोई से यूवी लाइट दे दिया, कोई भी लाइट इसको हमने, कोई भी एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि यहाँ से जंप करके कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर पहुंच जाता है। जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में जाना था कि ये दोनों होते क्या हैं। तो हुआ क्या है, शुरुआत में जब इन्होंने क्या किया है, हाइड्रोजन को गैसियस स्टेट में लिया और उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डाला, तो इन्होंने क्या देखा, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल था, यानी कि अगर हाइड्रोजन देखेंगे तो H2 है, तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल था उसको क्या किया, वो डिसोशिएट हो गया, एनर्जेटिकली वो डिसोशिएट हुआ और क्या हुआ, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा। अब एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा तो आपने एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दिखाने लगा और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इसने दिखाई, तो यहाँ इसने एक अपना एक स्पेक्ट्रम पैदा किया। ठीक है ना, और इसको विजुअल रीजन में सबसे पहले बार्मर ने दिखाया था, इसे हम बार्मर सीरीज बोलते हैं। आगे जाके भी आप देखेंगे 1885 के करीबन बार्मर ने, आप बोल सकते हैं कि 1885 के करीबन जो थे बार्मर ने, उन्होंने पहली बार इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया था। तो द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सर्वर लाइन्स नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरीज। बार्मर सोड इन 1885 ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ये सब एक्सपेरिमेंट के अंदर ही आया है और उन्होंने इस टाइप का ऑब्जर्वेशन किया कि उन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, वेव नंबर के टर्म में एक्सप्रेस किया। चाहे उसके बाद में डिस्कवरी होती हो, लाइमन सीरीज आई हो, पास्चन आई हो, ब्रैकेट आई हो या फुन सीरीज आई हो, ये सारी किसके रेस्पेक्ट में आई, ये सब आई वेव नंबर के रेस्पेक्ट में आई। ठीक है ना, और जो फर्स्टली जिसको इन्वेस्टिगेट किया गया था वो किया गया था हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था वो विजुअल लाइंस के लिए बार्मर ने दिखाया था, क्योंकि हमारा जिसमें काम होता है वो हमारा होता है विजुअल रीजन। मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि एक्चुअल में है क्या। भी पहले मैं आपको थोड़ा बार्मर के बारे में बता रहा हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले विजुअल रीजन में इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया था। विजुअल इसलिए क्योंकि यहीं पर को हमारा क्या होता है, बिग बी, और आपने देखा स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइंस हमें दिखेंगी जिसको हम इजीली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो बार्मर ने हमें 1885 में इन्वेस्टिगेट किया था और इसको उन्होंने म्यू बार के टर्म में बताया था, कि वेव नंबर के टर्म में बताया था। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इन्वेस्टिगेट हुआ तो यहाँ पर से कुछ सीरीज निकली। ठीक है ना, उस सीरीज की मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि सीरीज कौन कौन सी थी। देखिए, यहाँ पर को क्या था, इन्होंने एक इक्वेशन पहले प्रोवाइड की। ठीक है, वो जो इक्वेशन थी जिसे बोला गया रेबर्ग इक्वेशन का था, रेबर्ग ने बार्मर के साथ मिलकर विजुअल रीजन के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से तैयार किया। तो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत बड़ा काम किया था। तो उन्होंने यहाँ पर को एक इक्वेशन अपनी दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। वो थी म्यू बार इक्वल टू 109677 ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। एक इक्वेशन थी, इसे बोला जाता है रेबर्ग इक्वेशन बोला जाता है, जहां यहाँ पर को रेबर्ग की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 109677 पर सेंटीमीटर। ठीक है ना, और जो n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर है, इसको हम समझते हैं कि है क्या। देखिए, अगर आप इस सीरीज की ओर आएंगे तो अगर आप सीरीज देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लाइमन के लिए अगर n1 की वैल्यू 1 है तो जो सीरीज है वो क्या है, आपकी लाइमन सीरीज है। ठीक है ना, और N2 की वैल्यू यहाँ पर वो क्या होगी, 2, 3 और 4। तो लाइमन सीरीज हमेशा आपको किस रीजन में मिलेगी, यूवी रीजन में मिलेगी। ठीक है, अच्छा,
अब जो उसके बाद सेकेंडली अगर N2 की वैल्यू आपकी मैं कहूँ N1 की वैल्यू अगर आपकी क्या रखी है यहाँ पर को 2 रखी जाए, N2 की N1 की वैल्यू क्या रखी जाए 2 रखी जाए, तो जो सीरीज मिलेगी वो मिलेगी आपको बार्मर सीरीज, और ये रीजन मिलेगा आपको विजुअल रीजन में मिलेगा, ठीक है, जिसके लिए बार्मर ने काम किया था। और जो N2 की वैल्यू होगी 3, 4, 5 होगी। मेन होता है कि N1 की वैल्यू पर ही डिपेंड करते हैं। पास्ट में क्या होता है N1 की वैल्यू क्या होगी 3, यहाँ पर को आप 3 रख देंगे, यहाँ पर को 3 रखेंगे तो यहाँ पर कौन सी सीरीज निकल के आएगी पास्ट जो आपको मिलेगी इंफ्रारेड रीजन देगी आपको। इसके बाद ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू 4 होती है और ये भी आपको इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। और जो फुंड के लिए आप N1 की वैल्यू 5 रखेंगे, ये भी आपको किस रीजन में मिलेगी, आपको इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी, ठीक है ना। आप इस वैल्यू को इस रेबर के इक्वेशन में रखते चले जाइए तो आपको इसके रीजन मिलते चले जाएंगे और इस टाइप की सीरीज मिलती चले जाएगी। जैसे मैं आपसे म्यू बार में कहूँ, अगर मैं यहाँ पर को 109677 ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, अगर मैं इस सीरीज की बात कर रहा हूँ तो इस सीरीज का मतलब है कि मैं किस सीरीज की बात कर रहा हूँ, विजुअल रीजन की बात कर रहा हूँ। और ये कौन सी सीरीज को डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी आपकी बार्मर को। अगर देखिए यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या रखी गई है 2 रखी गई है, तो आप ऐसे रखते चले जाएंगे रेबर के इक्वेशन में, तो आपको ये सीरीज ये स्पेक्ट्रिकल लाइन से मिलती चली जाएंगी, ठीक है ना। मैं भी आपको इसे ग्राफ के थ्रू भी दिखाऊंगा कि कैसे इसको आप दिखा सकते हैं। इसके लिए रेबर ने काम किया था, यहाँ पर रेबर कॉन्स्टेंट की बात यहाँ पर को हो चुकी है। तो ये थी आपकी स्पेक्ट्रिकल लाइंस किसके लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, जिनको इन्वेस्टिगेट किया गया था। गैसियस एटम हाइड्रोजन को गैसियस स्टेट में लिया गया, फिर इसको एक्साइट किया गया और इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया। और ये स्पेक्ट्रम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस टाइप का स्पेक्ट्रम आपको शो करता है। ये बात इसको देखिए आप, स्पेक्ट्रम में देखिए एनर्जी के लेवल दिखाए गए, इसमें ट्रांजिशन स्टेट दिखाई गई है इलेक्ट्रॉन की। हाइड्रोजन एटम का आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन का एटम है जिसकी ट्रांजिशन स्टेट दिखाई गई है, ये आपको दिख रहा होगा। ये ऊपर मैंने N इन्फिनिटी है, यहाँ पर को N इन्फिनिटी से N1 तक ही आया है। अगर ये इन्फिनिटी से 1 तक आपको दिख रहा है, अगर ये पहला N1 की वैल्यू 1 होगी, जो सीरीज मिलेगी आपको लाइमन सीरीज मिलेगी, और ये किस रीजन में आएगी, यूवी रीजन में आएगी। और अगर ये इन्फिनिटी से 2 में तक आता है, यानी कि N2 तक आता है, यानी कि दिख रहा है ना आपको N2, तो N2 का मतलब क्या आता है आपका विजुअल रीजन, डेट मीन्स आपकी बार्मर सीरीज आएगी। और N3 की वैल्यू अगर यहाँ पर N की वैल्यू 3 आती है, देखिए पास्टन सीरीज यहाँ पर को जाके रुक जाएगी, तो इसे बुलाएगा पास्टन सीरीज, इंफ्रारेड रीजन में आती है। वैसे N4 फिर आपकी ब्रैकेट सीरीज, फिर N5 आपकी फुंड सीरीज, और ये कहाँ तक जाती है इन्फिनिटी तक आपको दिख रहा है। N इन्फिनिटी से हम कहाँ तक दिखा रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट, N1 तक, N2, N3, N1 तक आएगी तो लाइमन यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन, 2 तक तो विजुअल रीजन, 3 तक पास्टन। तो ये सीरीज को यहाँ पर को इन्वेस्टिगेट किया गया था। ये ट्रांजिशन स्टेट है, अगर हम बात करेंगे तो किसकी ट्रांजिशन स्टेट है, हाइड्रोजन की ट्रांजिशन स्टेट है। ये हाइड्रोजन के लिए काम किया गया, इतना याद रखना है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की यहाँ पर को बात की गई है, इस बात को आप याद रखिएगा। और इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और यहाँ पर को हाइड्रोजन एटम, फिर क्या होगा आपका हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा होगा, और उसने इस टाइप की स्पेक्ट्रिकल लाइन दिखाई गई होगी। इसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं। आगे के क्लासेस में आप इन फ्यूचर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़ेंगे तो आप इसको और ब्रीफ में पढ़ेंगे। ये एक लाइन स्पेक्ट्रा है, और ये कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आप करने की कोशिश करेंगे तो ये मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि हैवियर एटम्स के लिए ये लाइन स्पेक्ट्रम पॉसिबल नहीं है भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है, ठीक है ना। और लाइन स्पेक्ट्री का जो लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, यानी कि हाइड्रोजन के बारे में पूरी तरह से, तो स्पेक्ट्रम मतलब क्या है, उसकी पूरी तरह से उसको क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, और उसकी जितने भी उसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं उसके स्ट्रक्चर के, उस स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करने के भी काम में आता है, ठीक है ना। ये था आपका इस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने सीखा कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है और हम उसको किस प्रकार से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। ओके, थैंक यू।